हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। कल हमने आपको भाई ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड कराया था, ठीक है। जो बच्चे आज नए आए हैं, जिन्होंने ऑप्टिक्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद ही कंटिन्यूटी बन पाएगी आपकी, राइट। क्योंकि आज मैं जो करा रहा हूँ दैट इज़ पार्ट थर्ड, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट है ये ऑप्टिक्स का, और इसमें क्या है कि इसमें जो हम कराएंगे वो कल से ही कनेक्ट होकर चलेगा, कल के टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कराएंगे आज, राइट। तो सभी ध्यान से देखें, और मैं स्टार्टिंग से एक बात बोल रहा हूँ भाई, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलें, नोट्स एग्जाम टाइम पे बड़े हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको हम बाद में बताएंगे, अभी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टडी पे फोकस करते हैं, राइट। तो हमने कल डिस्कस किया था प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर के बारे में कुछ अच्छी बातें समझ लीजिए आप। प्लेन मिरर, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हुआ करता है ना, ये कल हमने किया था। जिन स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट समझने में प्रॉब्लम आएगी, उनसे मैंने अभी बताया एक पॉइंट, वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मेरी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उनको देखकर फिर वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ बिल्कुल कंटिन्यू आ जाएंगे, समझ में आ जाएगी सारी बातें। ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर था, एक स्फीयर का एक पोर्शन हमने लिया और इसमें बैक पार्ट पे कोटिंग की है ना, बैक पार्ट पे पॉलिश की है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो फ्रंट पार्ट हो गया, इस स्फीयर का जो कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है ना, केंद्र बिंदु। इस स्फीयर का केंद्र बिंदु यही है भाई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे इस केंद्र बिंदु का ये जो डिस्टेंस है, ये हमने आर से रिप्रेजेंट कर किया, और ये एक्चुअल में आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन पी एंड सी। अब देखो, ये कल की वीडियो में क्लियर हो गया था, पी क्या था, ये इस जो ये मिरर है ना, ये जो स्फेरिकल पोर्शन वाला मिरर है, ये वाला पोर्शन, इसका खुद का सेंटर पोल कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है भाई, ये पोल कहलाता है। समझ में आ गई सबको ये बात। ये कंप्लीट स्फीयर का सेंटर है, विच इज़ नेम एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका इस मिरर का सेंटर है, दैट इज पोल। पी से सी तक का डिस्टेंस इस स्फीयर की रेडियस है, दैट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ये बात हमारी कल हो गई थी, ठीक है। अब आप एक नई बात देखिए आज, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। पैरेलल बीम का मतलब है ये सारी की सारी लाइट पैरेलल है, ये सभी की सभी लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, एंड ऑल दीज रे ऑफ लाइट ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ना, ये वाला जो पोल से सेंटर तक के लिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सभी बच्चे साथ में रहिए, इधर उधर बिल्कुल भी अपनी कंसंट्रेशन को ना करें, बिल्कुल कंसंट्रेट करें मेरे बताए हुए टॉपिक और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्टिक्स को जड़ से उखाड़ देंगे। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, आपका 100% माइंड का फोकस इधर ही होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, मैंने इस पोल और इस सेंटर पी और सी, ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इनको जो मैंने ज्वाइन कराया जिस लाइन से, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो नैरो बीम ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है ना। ये क्या करती है, गेट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर पर क्या करती है, इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट मतलब इस मिरर पर स्ट्राइक करती है, इस मिरर पर हिट करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब आपको पता है, दे विल गेट बैक इन द सेम मीडियम, है ना, दे विल गोज बैक इन द सेम मीडियम। ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। ये सारी की सारी लाइटें सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होके एंड मीट्स एट ए पॉइंट। सभी की सभी रे ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, क्योंकि ये पार्ट तो पोलिस है, ये बात आप पहले भी समझ चुके हैं।
ये पार्ट पोलिस है तो सभी की सभी लाइट क्या होगी, यहाँ से इस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। तो ये सभी की सभी लाइनें जो है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने आपको एक बात बताई, ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो पॉइंट है विच इज सिचुएटेड एट प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on a mirror, then after reflection all they meet at a point known as focus, इसको बोलते हैं focus, and this point is situated on the principal axis, hence it is known as principal focus, principal focus in case of concave mirror। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये बात देखी, मैंने कौन सा मिरर ड्रॉ किया था, ये कौन सी टाइप का स्फेरिकल मिरर था, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे था, क्योंकि इसका जो आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कहाँ है, इन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट ऑफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कल बताई थी मैंने आपको ये बात, ये तो पोलिस पार्ट है बैक सरफेस, ये जो फ्रंट सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये कॉनकेव मिरर की आइडेंटिफिकेशन होती है, ये कॉनकेव मिरर की पहचान होती है, राइट। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा भाई ये प्रिंसिपल फोकस आ गया। अब ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल से मेजर करेंगे। तो कल हमने आपको बताया पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब पोल से फोकस तक के डिस्टेंस की बात आती है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस दैट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये आपका स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, पी एफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बोलो सभी बच्चे मेरे साथ है यहाँ तक, सभी को साथ रहना है भाई, इधर उधर माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, वीडियो की तरफ प्रॉपर ध्यान रखें, सारी बातें समझ में आती रहेगी आपको। पी से एफ, कल भी मैंने बताया था ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल मीन्स पी, बिंदु पी से मेजर किए जाएंगे तो पी एफ इक्वल्स टू एफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए आप, ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये किस डायरेक्शन में है, राइट में है, ये आपकी राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट है भाई, क्योंकि इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है, ये ऐसे ही तो आ रही है, इसी टाइप से आ रही है इंसिडेंट लाइट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट टू राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन हमारा पोल से जब डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है तो वो राइट टू लेफ्ट है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये तो पोल से एफ तक का, पोल से सी तक का, ये तो राइट टू लेफ्ट है ना, डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन, मैंने बताया था इनके कुछ साइन कॉन्वेंशन फॉलो करके चलने पड़ते हमें। क्या है इनके साइन कॉन्वेंशन, कि अगर आप किसी डिस्टेंस को इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करते हैं, अगर क्या कहा मैंने, अगर आप किसी डिस्टेंस को इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, दैट डिस्टेंस विल टेकन एज नेगेटिव। अब आपको दिख रहा है आपकी इंसिडेंट लाइट किधर है, लेफ्ट टू राइट, डिस्टेंस पोल से मेजर हो रहा है, किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ है, इज मेजर अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सब समझ रहे हैं ये बात बहुत अच्छे से, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर P से C डिस्टेंस अगेंस्ट है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के -r, और P से F, ध्यान रखें P से F, PF लिखना है, FP नहीं लिखना, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया, ये भी डिस्टेंस अगेंस्ट है इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के -f, और ये F क्या होता है, ये होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर मैं पर्टिकुलर केस में बात करूं तो यहाँ पे कौन सा मिरर कंसीडर किया है मैंने, कौन से मिरर का एग्जांपल लिया बच्चों, मैंने लिया कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। सभी समझ गए इस बात को, वेरी गुड। ये हमारा पोल था, ये हमारा सेंटर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पास ये
इन बिटवीन ये हमारा फोकस आया। आज एक नया पॉइंट आया है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्या आया है, प्रिंसिपल फोकस, विच इज लाइन बिटवीन पी एंड सी, राइट, विच इज लाइन बिटवीन पी एंड सी। तो बच्चों इस डायग्राम को यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा, पी सी और ये एफ, राइट, पी सी और ये एफ। तो पी से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पी से सी आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पी से एफ, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ हो गया। और अगर हम इनकी रिलेशन की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सभी को क्लियर नजर आ रहा है, कोई याद करने की बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। P से C तक का डिस्टेंस R है, उसका हाफ है P से F तक का डिस्टेंस, राइट, मीन्स इट में रिटर्न एज F इक्वल्स टू R/2 फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका एक रिलेशन आ गया F इक्वल्स टू R/2, राइट। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन आ गया भाई F इक्वल्स टू R/2, राइट, ये आ गया। जैसे कि हमारे पास मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको कॉनकेव मिरर के केस में 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है ना भाई, रेडियस है ना, तो यूनिट सेंटीमीटर ही हो गई, मीटर सेंटीमीटर रेडियस है ये। तो आपका फोकल लेंथ कितना होगा, लेकिन आप ध्यान कीजिए कॉनकेव मिरर का केस बोला गया है, कॉनकेव मिरर का केस बोला गया है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होती है, नेगेटिव, तो इट विल टेक एज -20 सेंटीमीटर। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को। अभी मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है और फोकल लेंथ जो है वो दोनों क्या होते हैं कॉनकेव मिरर में, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रिलेशन है, इट्स F इक्वल्स टू R/2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 डिवाइड बाई 2, -10 सेंटीमीटर, लेंथ है सेंटीमीटर, क्लियर है। तो फोकल लेंथ माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गई, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। बच्चों को सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए भाई, समझ में आ गई होगी सभी को, बहुत अच्छे। उन बच्चों को ज़रूर समझ में आनी चाहिए जो बहुत डिमांड्स कर रहे थे हमसे टेलीग्राम वगैरह पे, बहुत बच्चों की मेरे पास डिमांड आई कि सर ऑप्टिक्स जो है वो मच डिफ़िकल्ट पार्ट है अपने फिजिक्स का, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे बच्चे। ऑप्टिक्स जो है वो मच डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ मैक्सिमम वेटेज का भी टॉपिक है, मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर है, राइट, मैक्सिमम वेटेज है इसकी। और आगे आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्टिक्स देखने को मिलेगी, लाइक आपका ग्रेजुएशन कोर्स लाइक BSc हो गया, है ना, BTech हो गया, वहाँ पर भी बच्चों आपको ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस, ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हम बिल्कुल 0 लेवल से चल रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आ गई, सभी को क्लियर हो गया भाई, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में देखिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। प्लेन मिरर के केस में क्या है, देखिए अभी आप प्लेन मिरर के केस में, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, सपोज कीजिए ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर होता है जिसका एक पार्ट क्या होता है आपका कोटिंग। भाई मिरर है, मिरर का एक पार्ट तो कोटिंग होता है, बिल्कुल ठीक है, पॉलिश होता है, ये पॉलिश हो गया। प्लेन मिरर हो गया बिल्कुल फ्लैट सरफेस, ठीक है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बताना आपको कितना होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है भाई। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं इसका फोकल लेंथ 0 होता है, लेकिन ये गलत है, फोकल लेंथ 0 नहीं होता। फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, फोकल लेंथ समझने से पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ यहाँ, तो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी यहाँ तो फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है, प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर थॉट एज एक पार्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल सरफेस, एज ए पार्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल सरफेस,
लार्ज स्फेरिकल सरफेस का जस्ट एज ए पार्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है आपका प्लेन मिरर थॉट एज ए पार्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल सरफेस एंड फॉर ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। फॉर ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है भाई, इनफाइनाइट। यहाँ पुट करूंगा तो फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट अपॉन 2, दैट विल इक्वल टू इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों ये आपकी फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की, सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए, फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की। सभी को समझ में आ गई ये बात। कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं फोकल लेंथ कितनी होती है तो वो 0 बताता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा बनता है ये कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, 4 ऑप्शन में 0 भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। तो आज के बाद ये बच्चे गलती ना करें, जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ ले, दिमाग में बैठा ले, ये गलती ना करें बिल्कुल भी। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर कितनी होती है, इनफिनिटी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सभी ने यहाँ तक नोट्स कंप्लीट कर लिए, आगे करते हैं। देखिए अब आती है इमेज फॉर्मेशन। पहले आप इमेज का मतलब समझिए। इमेज देखिए, कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी 2 टाइप की इमेज बनती है। पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने जिक्र नहीं किया अभी, मतलब अभी मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दी है और वो ही मैं कंटिन्यू करूँगा। पहले मैं कॉनकेव मिरर को निपटाऊंगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं एक साथ कर दूंगा तो आपके माइंड में भी बिल्कुल वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। आप कॉनकेव कॉन्वेक्स में फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है। तो मैं 1 बाय 1 इसलिए करा रहा हूँ। मैं पहले कॉनकेव को क्लियर कर रहा हूँ पूरी तरह। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की 2 तरह की इमेज बनती है। एक इमेज बनती है रियल इमेज, एक इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज पहचान क्या होती है बच्चों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की? अच्छे पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए। रियल इमेज जो होगी, इमेज इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज ऑलवेज रियल इमेज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज ऑफ एन एक्टर एंड एक्ट्रेस, है ना। मूवी देखते हो आप सभी, फिल्मों में जो एक्टर एक्ट्रेस दिखाई देते हैं हमें, उनकी जो इस सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो दैट इज रियल इमेज, वो आपकी रियल इमेज होती है। ये बात सभी बच्चे नोट कीजिए। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज अगर मिरर के केस में बात करूँ तो रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनेगी, मिरर के फ्रंट में बनेगी बच्चों, ये बात नोट कीजिए सभी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड वर्चुअल इमेज इसका अपोजिट हो गई, विच इज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, नॉट फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पर नहीं बनेगी, स्क्रीन पर नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिंस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, सिंस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, it don't form on the screen, it cannot produce on the screen। ठीक है, in front of mirror, ध्यान दीजिए रियल इमेज, इस बात पर मैं फोकस कर रहा हूँ। रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है स्क्रीन पर। अगर आपकी बिहाइंड द मिरर हुई इमेज तो वो वर्चुअल होगी, स्क्रीन पर नहीं बनेगी, बिकॉज इट लाई बिहाइंड द मिरर। ठीक है, since the image form lie behind the mirror, it cannot form on the screen, that is known as virtual image। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज रियल इमेज होती है, मिरर के फ्रंट में बनेगी। स्क्रीन पर ना बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज होती है, आपकी बिहाइंड द मिरर होगी। क्लियर होगी सबको ये बात? वर्चुअल इमेज का केस हो गया जैसे कि आप प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं तो वो आपके फेस की वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर।
वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। घर में जो हमारे प्लेन मिरर लगा होता है, हम अपने फेस की इमेज देखते हैं, हम अपने फुल बॉडी की उसमें इमेज देखते हैं, तो वो क्या होती है, वो इमेज क्या होती है हमारी, वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो आपकी कैन बी सीन ओनली लुकिंग इनटू द मिरर। हम उस मिरर में देखेंगे तभी दिखाई देगी हमें, राइट। हम उस मिरर में देखेंगे, हम अपना फेस मिरर में देखते हैं तभी हमें अपना फेस दिखाई देता है मिरर में, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्चुअल इमेज हो गया, वर्चुअल फेस हो गया जो हमें प्लेन मिरर में नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? एक बात और सुन लीजिए आप ध्यान से, प्लेन मिरर का मिनिमम साइज, प्लेन मिरर का मिनिमम साइज ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी ए पर्सन फुल इमेज। एक इंसान की पूरी इमेज, पूरी फुल बॉडी इमेज को देखने के लिए उसका प्लेन मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, ताकि एक इंसान अपनी फुल इमेज देख पाए। ठीक है ना? तो मान लीजिए कोई इंसान 6 फीट का है, एग्जाम्पल बता देता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। अगर कोई इंसान 6 फीट का है और वो अपने आप को प्लेन मिरर में देखता है, तो वो अपनी फुल इमेज तभी देख पाएगा जब उस प्लेन मिरर का साइज उसकी हाइट का हाफ होगा, हाफ ऑफ हिज हाइट, उसकी हाइट का क्या होगा, हाफ होगा। इसका मतलब जो उसको 6 फीट के इंसान को अगर प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखनी है, तो उस प्लेन मिरर का मिनिमम साइज कितना होगा, 3 फीट। बात समझ में आ गई सबको? मिनिमम साइज लिख लीजिए बात सभी आराम से, मिनिमम साइज ऑफ ए प्लेन मिरर in order to see a person full image is equal to half of his height। उस बंदे की हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, हाफ ऑफ हिज हाइट। उस बंदे की हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया बहुत प्यारा, कोई बंदा 6 फीट हाइट का है, प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज तभी देख पाएगा जब प्लेन मिरर का मिनिमम साइज उसकी हाइट 6 फीट का हाफ होगा, दैट इज 3 फीट। समझ में आ गई सबको ये बात? बहुत अच्छे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फंडा समझ में आ गया। अभी बच्चों मैं डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। ये तो मैंने थ्योरी बताई अभी, है ना, ये तो जस्ट याद भी की जा सकती है। नहीं, मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को भी डायग्रामेटिकली क्लियर करूंगा कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? सभी ने नोट कर लिया भाई यहाँ तक? देखिए आप, ये जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, बैक पार्ट, एक पार्ट बैक सरफेस पॉलिश होता है, बेंट इन शेप का होता है ये कॉनकेव मिरर, बेंट इन शेप है। कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल है इस मिरर का, समझ गए? पोल को सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल फोकस है। ये तीनों बिंदु सबको क्लियर है? सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, अब हमारा देखिए, जो अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर जो है ये दोनों टाइप की इमेज बनाता है। ये बच्चे सभी नोट कीजिए इस बात को, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, राइट। रियल इमेज जो होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ मिरर होगा भाई, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। बात सभी ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा अगर मिरर है, ये मिरर है, तो इसकी लेफ्ट साइड की तरफ ऑब्जेक्ट होगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही होगा ऑलवेज। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अभी
आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मेरा ये M4 मिरर हो गया और ये मेरा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस बात से अच्छे से समझ में आएगी आपको। ये मैं रे डायग्राम में क्लियर करूँगा ये पॉइंट आपको। ये मेरा मिरर है M4 मिरर, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। और ये आपकी एक रियल इमेज बनती है। रियल इमेज क्या होगी आपकी? ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो रियल इमेज कहाँ होगी? आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हाइट जो इसकी हाइट मेजर है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर किधर की जा रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो इमेज बनी है इसकी हाइट मेजर कहाँ की जा रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपकी रियल इमेज होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखने में आपको ऑब्जेक्ट के इन्वर्ट नज़र आ रही है। आपको ये ऑब्जेक्ट के इन्वर्ट नज़र आ रही है, उल्टी नज़र आ रही है सभी बच्चों को, तो ये इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। ये थोड़ा रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट चला जाएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने M4 मिरर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हम जब आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो रे डायग्राम आएंगे, वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी बातें आपको। अभी आप बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से। रियल इमेज सबको समझ में आ गई भाई? यहाँ पर सबको क्लियर पहचान हो गई रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। बात ध्यान से समझ लीजिए, ये मिरर है तो मिरर का अपना सेंटर भी होता है जिसको पोल बोलते हैं, P4 पोल। डिस्टेंस मेजर करूँगा भाई, ये मेरा O4 ऑब्जेक्ट है और ये मेरी I4 इमेज है। डिस्टेंस मेजर करूँगा पोल से ऑब्जेक्ट तक का, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर किधर हुआ? राइट टू लेफ्ट, PO। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस PO है, राइट टू लेफ्ट। सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर मीन्स राइट टू लेफ्ट। लेकिन इंसिडेंट लाइट कहाँ आती है? लाइट इंसिडेंट किस डायरेक्शन में कर रही थी? आपने देखा था लेफ्ट टू राइट। लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाया था लाइट कहाँ इंसिडेंट करती थी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर लाइट आपकी आ रही थी, ये आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका भाई? डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट अपोजिट हो गई। तो P से O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय U। लेकिन डायरेक्शन क्या है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है? डायरेक्शन क्या है? दोनों की अपोजिट है। लेफ्ट टू राइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, जबकि हमने डिस्टेंस किधर मेजर किया है? राइट टू लेफ्ट। तो ये इस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में है, तो इट विल टेकन एज माइनस, ठीक है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर आप डायरेक्शन जो है अगर अपोजिट लेंगे, डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इट विल टेकन एज नेगेटिव। और सेम यहां पर सिचुएशन बन रही है, ये इंसिडेंट लाइट है लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट होगी और डिस्टेंस मेजरिंग की डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, अपोजिट हो गई -U। P से I ये इमेज है, I4 इमेज, P से I ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। P से I ध्यान रखिए, इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V ये भी आपका अपोजिट हो गया तो -V। बोलो सबको ये बात समझ में आ गई? ये आपका -V। अब ये देखिए आपका ये जो हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। भाई ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आपकी जो इमेज की हाइट है ये भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है? ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है और इमेज क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड हो गई। इन्वर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इमेज कहाँ हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इमेज कहाँ हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज कहाँ है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो बात? ऑब्जेक्ट कहाँ है? अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और इमेज कहाँ है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर आपकी हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट विल टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपकी हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट विल टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? अब मैं इस मिरर का मैग्निफिकेशन दिखा देता हूँ
अब मैं इस मिरर का मैग्नीफिकेशन दिखा देता हूँ। सब बच्चों ने मैग्नीफिकेशन 10th में पढ़ा है। मैग्नीफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m। मैग्नीफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और you can say its height of image to the height of object, height of image to the height of object, right। अब ये जो मैग्निफिकेशन हो गया, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। यू कैन ऑल्सो अप्लाई हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों फॉर्मूले का मीनिंग एक ही है। दोनों फॉर्मूला किसके लिए है? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के लिए है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर आप अभी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, ठीक है। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और यू मे रिटर्न एज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला यही रहेगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव मिरर, राइट। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, अब देखो मैग्निफिकेशन होगा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज को मैंने I से रिप्रेजेंट किया, I अपॉन O, लेकिन I जो है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इमेज इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगेगा माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगेगा माइनस, तो माइनस साइन लगा दिया मैंने। और मेरा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन कहता है जो आप हाइट मेजर करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में इट विल टेकन एज पॉजिटिव, राइट। ये हो गया। और डिस्टेंस की फॉर्म में अगर बात करूं मैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस है पी से आई, यही तो है भाई इमेज, और डिस्टेंस पॉल से मेजर हो रहा है ना, तो पी से आई हो गया, वी माइनस का वी हो गया भाई, अपॉन पी से ओ हो गया, यू माइनस का यू हो गया। सभी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? माइनस मैंने क्यों लगाया है? अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि डायरेक्शन जो है इन डिस्टेंस मेजरिंग की जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट है टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, जबकि ये डिस्टेंस मेजर किस डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट में। सबको समझ में आ गई बात? माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया -I/O इक्वल टू V/U, मीन्स M इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का V/U, माइनस का V/U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस का V/U। V क्या है? इमेज डिस्टेंस, U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इन दोनों का रेशियो विद ए माइनस साइन, ठीक है। इट्स द रेशियो ऑफ V/U, V/U may be called as it's the ratio of image distance to the object distance with a minus sign। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला आ गया V/U, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद ए माइनस साइन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। बोलो सबको ये बात समझ में आ गई? नोट कीजिए इसको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया भाई हमारा? मैग्निफिकेशन होता है माइनस का V/U, ठीक है। दिस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ मिरर, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव। दोनों मिरर के लिए आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब बच्चों एक बात आई इमेज साइज की, इमेज मैग्निफिकेशन की, तो आप ये देखिए अगर ये वैल्यू सोल्व करके u और v की वैल्यू आपको गिवन होगी और इनकी वैल्यू पुट करके अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन आपका मोड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब इमेज इज मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स इमेज इज मैग्नीफाइड। मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स मैग्नीफाइड, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब साइज ऑफ इमेज इज
मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद न्यूमेरिकल में गिवन होगी ये वैल्यू ना, न्यूमेरिकल में गिवन होगी ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मीन्स इमेज इज डिमिनाइज्ड। साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट का मतलब है इमेज इज डिमिनाइज्ड। और अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आता है, आपका मोड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आता है, मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। और अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 है तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, ये सबको ध्यान करना है। ये कुछ की पॉइंट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है जिनको लेकर बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन क्यों होगा और इन पॉइंट्स में कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इनके क्वेश्चन जब हमको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन होता है इनके प्लस माइनस साइन में, कुछ प्लस माइनस साइन में ही प्रॉब्लम आती है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। 3 बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की आपकी इमेज होगी। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्नीफाइड का मतलब है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है डिमिनाइज का मतलब है साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस होगा। ठीक है, की पॉइंट्स को नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बड़े यूजफुल क्वेश्चन कराएंगे जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, नोट कीजिए। ओके, बाय, सी यू टुमारो, टाटा।